Hello everyone. In the previous video, we discussed what are the various components that add up the total cost. So in this video, we are going to continue with the previous topic, that is the format or specimen of cost sheet. अब हमने जो प्रीवियस टॉपिक में या प्रीवियस वीडियो में जितने भी कंपोनेंट्स को स्टडी किया है कि टोटल कॉस्ट के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, वो सारे के सारे कंपोनेंट्स को हम कॉस्ट शीट में पोस्ट करेंगे. अब कॉस्ट शीट के बारे में आई डिस्कस्ड इन द प्रीवियस वीडियो कि ये क्या है, एक स्टेटमेंट है जो हमें 3 चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाती है. सबसे पहले एक ऐसी इंफॉर्मेशन जो टोटल कॉस्ट के बारे में होगी. देन सेकेंड, इंफॉर्मेशन अबाउट द पर यूनिट कॉस्ट. एंड थर्ड, the information about the prospective selling price of the product. Now let's discuss what is the format or the layout in which this cost sheet is prepared. आपको जब भी cost sheet बनानी है, आपको ऊपर mention करना पड़ेगा cost sheet of dash, name of the concern or the party, जैसे XYZ Limited, ABC Limited, whatever the name of the company is. For dash, किस पीरियड के लिए बना रहे हो वो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा. अगर नहीं गिवन है यू कैन स्किप दैट पार्ट. नेक्स्ट आता है कि हमारा इसका फॉर्मेट डिवाइड किया जाता है. फर्स्ट पर्टिकुलर्स, सेकंड होगा आपका टोटल कॉस्ट और थर्ड कॉलम होगा आपका पर यूनिट कॉस्ट. नाउ पर्टिकुलर्स का कॉलम और टोटल कॉस्ट का कॉलम तो आपका हर एक क्वेश्चन में अप्लाई होगा, बट जो हमारा लास्ट कॉलम है विच इज़ विद रिस्पेक्ट टू पर यूनिट कॉस्ट, वो आपका क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है. कुछ क्वेश्चंस में आपको टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स बताए गए होंगे तो आपके लिए ईजी है पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट करना, बट देयर विल बी मैनी क्वेश्चंस जहाँ पर आपको ये इन्फॉर्मेशन मेंशन नहीं की होगी. सो इट इज़ हार्ड टू कैलकुलेट पर यूनिट कॉस्ट व्हेन यू डू नॉट हैव टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स. तो आपका वो कॉलम उस क्वेश्चन में नहीं बनेगा. तो आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चन को पहले बहुत केयरफुली रीड करना है. अगर तो उसमें आपसे पर यूनिट कॉस्ट के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन है या टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स गिवन है तो आप लास्ट कॉलम ड्रॉ करोगे, अदरवाइज इट कैन बी लेफ्ट, यू कैन लीव दैट पार्ट. नाउ देयर आर सम पर्सन्स हु प्रेफर टू ऐड वन मोर कॉलम टू दिस कॉस्ट शीट. एक और कॉलम को वो ऐड करना अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग उसमें पोस्ट कर देते हैं. अब वो कॉलम कौन सा हुआ, अमाउंट का कॉलम. आप देख रहे होंगे यहाँ पर मैंने कुछ कैलकुलेशंस की हैं विद इन द कॉलम. अगर आप इन कैलकुलेशंस के लिए अलग से एक कॉलम ड्रॉ करना चाहते हो तो आप ड्रॉ कर सकते हो. दैट कॉलम विल बी कॉल्ड द कॉलम ऑफ अमाउंट. अगर आप नहीं भी ड्रॉ करना चाहते, इट्स अप टू यू, दैट्स ऑल करेक्ट. अब हमने किया था कि कॉस्ट शीट क्या है, एक स्टेटमेंट है. तो ऑब्वियस है एक स्टेटमेंट में हमारे पास सारी की सारी डिटेल होती है. स्टेटमेंट का मतलब ही यही हुआ कि उसमें हर एक कंपोनेंट की एक अलग जगह है, अलग उसकी एक पोजीशन है, वहाँ पर आपने उसको पोस्ट कर देना है. अब हमने प्रीवियस वीडियो में एक पार्ट डिस्कस किया था कि हमारा डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस डायरेक्ट लेबर, ये तीनों मिलकर बनाते हैं प्राइम कॉस्ट. This was what we discussed in the previous video. Direct material plus direct labor plus direct expense will give us prime cost. तो हमने क्या करना है, इस प्राइम कॉस्ट को सबसे पहले कॉस्ट शीट में पोस्ट कर देना है. डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस, दैट विल गिव अस प्राइम कॉस्ट. अब होता क्या है, इन सम क्वेश्चंस आपको डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्टली गिवन नहीं होगा. आपको खुद को कैलकुलेट करना पड़ेगा कि ड्यूरिंग द ईयर आपने कितना मटेरियल यूज़ किया है या कंज्यूम किया है. तो उसके लिए फॉर्मूला अप्लाई किया जाता है. वो फॉर्मूले से आप अपना डायरेक्ट मटेरियल या फिर मटेरियल कंज्यूम निकाल सकते हो और उसको आपने प्रॉपरली कॉस्ट शीट में ही शो करना है.
ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल मतलब जो आपने प्रीवियस मंथ या प्रीवियस ईयर से ब्रॉट डाउन किया है, प्लस नेट परचेज ऑफ रॉ मटेरियल जो आपने ड्यूरिंग द ईयर अभी परचेज की है रॉ मटेरियल, प्लस कैरियज इनवर्ड एंड अदर एक्सपेंसेस। कोई भी आपने किराया पे किया है उस मटेरियल को मंगवाने के लिए तो वो हो गया कैरियज इनवर्ड। और कोई भी एक्सपेंस किया है कि वो मटेरियल जो रॉ मटेरियल है वो आपके पास पहुंच जाए। किसका एक्सपेंस? परचेज ऑफ रॉ मटेरियल ओनली। कोई भी ऐसा एक्सपेंस आप यहाँ पर क्या करोगे? ऐड करोगे। तो ओपनिंग स्टॉक ऐड कर दिया, ड्यूरिंग द ईयर जो परचेज की है वो ऐड कर दी, और रॉ मटेरियल की परचेज में कोई भी और खर्चा किया है वो ऐड कर दिया। एंड प्लीज़ माइंड दिस थिंक कि रॉ मटेरियल की परचेज में खर्चा होना चाहिए, कोई और खर्चा यहाँ पर ऐड नहीं करोगे। माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। अब क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करना है और सेल ऑफ स्क्रैप सब्ट्रैक्ट करनी है। Why these two items are getting subtracted over here? देखो, आपने एक प्रिंसिपल पढ़ा था कि कॉस्ट तभी आप उसको डालोगे किसी भी अकाउंट में जब वो इनकर हो रही है या जब उसका कोई कॉज है। सबसे फर्स्ट प्रिंसिपल था कॉस्ट विल बी रिकॉर्डेड विद रिस्पेक्ट टू इट्स कॉज। अब क्लोजिंग स्टॉक है हमारा, मतलब इस साल का बचा हुआ स्टॉक, उसको कब यूज़ करेंगे? नेक्स्ट ईयर में। तो ऑब्वियस है जब उसको कंज्यूम करोगे तभी तो वो आपकी कॉस्ट बनी ना। अभी तो वो आपका कॉस्ट बना ही नहीं, अभी तो वो टोटल कॉस्ट का पार्ट है ही नहीं। मटेरियल कंज्यूम ही नहीं हुआ तो वो आपका खर्चा ही नहीं बना। तो इसी वजह से जो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल है वो आपके अगले बैच का जो है वो एक्सपेंस है, तो उसको तब ऐड करोगे। अभी के लिए इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। अगले बैच के लिए, अगले मंथ के लिए या अगले ईयर के लिए वो बन जाएगा ओपनिंग स्टॉक। जैसे हमने अभी ट्रीट किया, उसको ऐड किया, वैसे ही नेक्स्ट ईयर में आप उसको ऐड करोगे। अभी के लिए इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब सेल ऑफ स्क्रैप क्यों किया? हमने किया है कि हमने यहाँ पर क्या चीज़ कैलकुलेट करनी है, वो रॉ मटेरियल जो हमने कंज्यूम किया है। जो रॉ मटेरियल हमारा ख़राब हो गया या स्क्रैप है उसको तो हमने यूज़ ही नहीं किया, उसको तो बेच दिया, वो तो रादर हमें इनकम दे रहा है। तो हम क्या करेंगे? उसको यहाँ से माइनस कर देंगे। सेल ऑफ स्क्रैप रॉ मटेरियल की माइनस कर दी यहाँ से। अब इन पांचों का जो भी टोटल होगा वो आपका आ जाएगा डायरेक्ट मटेरियल और रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। उसमें आप ऐड करोगे डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंस, वो बन जाएगा हमारा प्राइम कॉस्ट। और ये हो गया हमारा फर्स्ट कंपोनेंट डन। अब हमने किया था टोटल कॉस्ट के डिटेल कंपोनेंट्स में, प्राइम कॉस्ट में जब आप फैक्ट्री ओवरहेड्स को ऐड करोगे तो वो बन जाएगा फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क्स कॉस्ट। तो अब उसी को कंप्लीट करना है हमने। प्राइम कॉस्ट में हमने ऐड कर दिया फैक्ट्री ओवरहेड्स को, तो उसके साथ एक एडजस्टमेंट की है, सब्ट्रैक्ट किया है सेल ऑफ स्क्रैप ऑफ फैक्ट्री। वही लॉजिक, जिस चीज़ को आप यूज़ नहीं कर रहे उसको, और वो इनकम, और वो चीज़ आपको इनकम जनरेट करके दे रही है, तो फिर वो कॉस्ट शीट का पार्ट क्यों हुई? कॉस्ट शीट का पार्ट तो वो चीज़ हुई ना जो एक्सपेंस हुआ। आपने यहाँ पर रॉ मटेरियल की स्क्रैप बेची तो वो मटेरियल में आ गई, आपने फैक्ट्री की स्क्रैप बेची तो वो फैक्ट्री ओवरहेड से एडजस्ट हो जाएगी। हमेशा स्क्रैप होगी तो आपने उसको सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम द रिस्पेक्टिव प्लेस। रॉ मटेरियल की थी तो ऊपर से डायरेक्ट मटेरियल से सब्ट्रैक्ट कर दिया, और अगर फैक्ट्री की थी तो हमने फैक्ट्री ओवरहेड से सब्ट्रैक्ट कर दी, माइनस सेल ऑफ स्क्रैप। तो प्राइम कॉस्ट प्लस दिस माइनस दिस इज इक्वल टू दिस पार्ट। अब ये मैंने लिखा क्या है? ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट इनकर्ड। मतलब वर्क्स कॉस्ट तो आ गई, फैक्ट्री कॉस्ट तो आ गई, बट कौन सी आई है? ग्रॉस आई है। अब ग्रॉस का मतलब क्या है? हमने ऊपर क्या किया था? रॉ मटेरियल के ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक को एडजस्ट किया था ना। वैसे ही अगर आपको वर्क इन प्रोग्रेस का ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक गिवन है क्वेश्चन में, तो उनको भी आप एडजस्ट करोगे।
अब क्यों एडजस्ट करेंगे? वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब क्या हुआ? वो चीज़ जो अभी कंप्लीट ही नहीं हुई। तो जो चीज़ अभी कंप्लीट नहीं हुई तो वो तो कॉस्ट शीट का पार्ट है ही नहीं। कॉस्ट शीट तो हम 3 चीज़ों को कैलकुलेट करने के लिए बनाते हैं, टोटल कॉस्ट, पर यूनिट कॉस्ट और सेलिंग प्राइस। अब ये तीनों चीज़ें कैसे निकालेंगे जब हमारा प्रोडक्ट ही नहीं रेडी हुआ? तो जो प्रोडक्ट्स अभी रेडी नहीं हुए हैं उनके ओपनिंग को तो करेंगे ऐड और क्लोजिंग को करेंगे सब्ट्रैक्ट। अब ओपनिंग को ऐड क्यों करना है? हमने पिछले साल से इस साल ब्रॉड फॉरवर्ड किया है, मतलब जो चीज़ पिछले साल रेडी नहीं थी ऑब्वियस है उसको इस साल तो रेडी करेंगे ना, और जो चीज़ इस साल रेडी नहीं थी उसको नेक्स्ट बैच में रेडी करेंगे। इस वजह से ओपनिंग ऐड किया और क्लोजिंग सब्ट्रैक्ट कर दिया। जब आप ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट से इन दोनों चीज़ों को एडजस्ट करोगे दैट विल गिव यू नेट वर्क्स कॉस्ट, और ये होगी आपकी एक्चुअल वर्क्स कॉस्ट जो हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया था। प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड्स विल गिव यू वर्क्स कॉस्ट। तो वर्क्स कॉस्ट में अब हमने ऐड क्या करना है? एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ऑफिस एक्सपेंसेस या ऑफिस ओवरहेड्स। वो हमें देगा ऑफिस कॉस्ट और टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। उसको निकाल लेते हैं कैसे करना है। नाउ हियर यू नीड टू रिमेंबर वन थिंग इन योर माइंड कि आपके पास जो भी फैक्ट्री ओवरहेड्स होंगे, अब हमने तो प्रीवियस वीडियो में सब कुछ डिस्कस किया हुआ है, आपको जो भी फैक्ट्री ओवरहेड जितनी भी डिटेल में गिवन है आपको उनको बिल्कुल यहाँ पर स्पेसिफाई करना पड़ेगा। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब आपको ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा। एंड नाउ मूव टू द नेक्स्ट। नेट वर्क्स कॉस्ट में अब हमने ऐड करना है ऑफिस ओवरहेड्स को। तो यहाँ पर क्या करते हैं, ऑफिस ओवरहेड्स को ऐड कर देंगे। दैट विल गिव अस ऑफिस कॉस्ट और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब उसमें आपको क्या चीज़ एडजस्ट करनी है? ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। जिस चीज़ को आप बेच ही नहीं रहे इस साल, जिस चीज़ को आपने पिछले साल से इस साल कैरी फॉरवर्ड किया है फिर बेचना है, उनकी एडजस्टमेंट तो रिक्वायर्ड है। अब हमने क्या किया था? रॉ मटेरियल का ओपनिंग क्लोजिंग यहाँ एडजस्ट किया, वर्क इन प्रोग्रेस का ओपनिंग क्लोजिंग यहाँ एडजस्ट किया, और जो फिनिश गुड्स का ओपनिंग क्लोजिंग है उसको आप यहाँ एडजस्ट करोगे। एडजस्ट करने के बाद आपके पास वैल्यू आ जाएगी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब होगा क्या, कुछ क्वेश्चंस में आपको ये पार्ट नहीं गिवन होगा, तो आपने क्या करना है? ऑफिस कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को एक ही चीज़ मान लेना है। बट अगर गिवन है तो एडजस्ट करोगे आप, नहीं गिवन तो इसको नील छोड़ दोगे। देन इसमें ऐड करते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, बिकॉज वी नो, हमने किया था ये पार्ट कि आपकी जो ऑफिस कॉस्ट या टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आएगी उसमें सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स ऐड करोगे तो मिल जाएगा आपको कॉस्ट ऑफ सेल, उसमें प्रॉफिट ऐड करोगे तो मिल जाएगा सेलिंग प्राइस या टोटल सेल। अब यही पेंडिंग वर्क हमने उसमें कंप्लीट करना है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स ऐड किए, हमारे पास आ गया कॉस्ट ऑफ सेल, उसमें हमने प्रॉफिट ऐड किया, हमारे पास आ गई सेल्स। दैट्स इट, and the whole cost sheet gets completed. अब पर यूनिट डिपेंड करता है, जो भी क्वेश्चन में गिवन होगा यूनिट वाइज हम पर यूनिट निकालेंगे। अब हमारे पास क्या होता है, कुछ आइटम्स ऐसी होती हैं जो कॉस्ट शीट में पोस्ट नहीं की जाती। देयर आर मैनी आइटम्स विच आर नॉट पोस्टेड इन द कॉस्ट शीट, क्योंकि उनका नेचर ही ऐसा है कि आप उनको पोस्ट नहीं कर सकते। सो आई विल डिस्कस those items here only. Let's start. Okay. तो सबसे पहले वो एक्सपेंसेस जो प्योरली फाइनेंशियल नेचर के हैं, जैसे बॉन्ड, शेयर कैपिटल, बैंक लोन, इनके ऊपर आप कोई खर्चा कर रहे हो। अब एक सबसे इम्पॉर्टेंट खर्चा जो है वो है डिस्काउंट ऑन सेल। ये तो हम मानते हैं ना कि हमारा सेलिंग ओवरहेड हुआ, तो फिर इसको क्यों नहीं ऐड कर रहे? रीज़न, सेल के बाद आपको डिस्काउंट मिलता है, पहले नहीं मिलता। तो प्रॉफिट ऐड करने के बाद सेल आएंगी तब जाकर आप उसके ऊपर डिस्काउंट दोगे। अभी तो हमने सेल ही नहीं की, तो हम उस डिस्काउंट को कैसे चार्ज कर लें कॉस्ट शीट पर? हम नहीं ऐड कर सकते। डिबेंचर, बॉन्ड, बैंक लोन, फाइन्स, पेनल्टीज,
कैपिटल लॉस मतलब कोई फिक्स्ड एसेट का खर्चा हुआ वो आप यहाँ पर पोस्ट नहीं करोगे, वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जाता है। कॉस्ट अकाउंटिंग में सिर्फ प्रोडक्ट के लिए या सर्विस के लिए कोई खर्चा किया वो आएगा। शेयर कैपिटल, बैंक लोन, डिबेंचर्स, सिक्योरिटीज़, फिक्स्ड एसेट के रिगार्डिंग खर्चा नहीं आता। देन कोई फाइनेंशियल इनकम हो गई, ये तो किया ना एक्सपेंस, कोई इनकम हो गई, डिविडेंड रिसीव, ब्रोकरेज, कमीशन, कैपिटल प्रॉफिट, ये सारे के सारी चीज़ें मैं आपको आपके गूगल क्लासरूम में पोस्ट कर दूंगी। देन एक लास्ट होता है कोई एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट। हमने देखा था P&L बनाते वक्त हम प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा किसी न किसी रिजर्व में डाल देते हैं, कोई प्रोविज़न क्रिएट करते हैं, कोई डोनेशन करते हैं, कोई चैरिटी करते हैं आउट ऑफ आवर प्रॉफिट्स। अब प्रॉफिट तो अभी हमने निकाला है ना, अभी तो प्रॉफिट आएगा, बाद में पता चलेगा, तो वो भी पार्ट यहाँ पर मिस किया जाता है। सो दैट इज़ ऑल अबाउट कॉस्ट शीट। रिवाइज दिस पार्ट वेरी केयरफुली, तभी हम आगे जाकर नेक्स्ट वीडियो में जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं वो क्लियर होंगे आपको। थैंक यू सो मच।